हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। सो आज के सेशन में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं रिगार्डिंग द टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस, राइट। सो एम्फीबियंस में अगर हम मेजरली डिस्कस करते हैं तो हम फ्रॉग के डेवलपमेंट को हम एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसीडर करके चलते हैं एंड इसी के डेवलपमेंट को हम स्टडी करते हैं फर्दर, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ भी रखे हैं एंड कुछ आपके पास न्यू क्वेश्चंस भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन विच पोर्शन ऑफ द फ्रॉग्स लाइफ साइकिल वुड अ फ्रॉग अपीयर मोस्ट सिमिलर टू अ मैमल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम मैमल्स की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं एंड हम फ्रॉग की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो कौन सी ऐसी बेसिकली स्टेज है जहां पे हमें सिमिलैरिटी मिलती है दोनों के डेवलपमेंट में, वो आपसे पूछा गया है। सो ऑप्शन ए है दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ फ्रॉग्स एंड मैमल्स आर सिमिलर इन साइज एंड लुक नियरली आइडेंटिकल। B is a frog blastula is very similar to a mammalian blastocyst. C is the event of gastrulation in frogs are highly similar to gastrulation and extra embryonic membranes formation in mammals. And D is late in organogenesis at the phylotypic stage. The body plans of frogs and mammals are remarkably similar. Now अगर हम बात करें दोनों के फर्टिलाइज्ड एग्स की, ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग मैमल और फ्रॉग में सिमिलर नहीं होता, ठीक है। आप देख सकते हो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, मैमल्स में डिफरेंट है एंड अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो वहां पे आपको एनिमल पोल, वेजिटल पोल ये सब देखने को मिलता है एंड मैमल्स में कुछ ऐसी पोलैरिटी हमने नहीं देखी, ठीक है। सो आपकी ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट है। सेकेंड इज फ्रॉग का ब्लास्टुला जो होता है क्या वो मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट के सिमिलर होता है? बिल्कुल नहीं, दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। C is the event of gastrulation in frogs that are similar to gastrulation in extra embryonic membrane formation in mammals. ये भी नहीं होता, यहाँ भी डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। Now D is लेटर इन ऑर्गेनोजेनेसिस। अब देखियो गैस्ट्रुलेशन के बाद वाला स्टेप आता है दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। तो वहां पे एक स्टेज आती है, दिस आर द फाइलोटिपिक स्टेजेस। नाउ फाइलोटिपिक स्टेजेस क्या होती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए कुछ भी हम कंसीडर करके चलते हैं, फॉर एग्जांपल फिशेस हैं या फिर हम एम्फीबियंस को कंसीडर करते हैं या इवन ह्यूमंस को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस को हम बोलते हैं दिस आर द फाइलोटिपिक स्टेजेस। एंड फाइलोटिपिक स्टेजेस जो हैं वो रिजेंबल करती हैं जो भी, और रिजेंबल कैसे करती हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हायर स्टेजेस जो होती हैं वो रिजेंबल करती हैं हायर ऑर्गेनिजम्स की लोअर स्टेजेस, ठीक है। तो वहां पे सिमिलैरिटी बेसिकली देखने को मिलती है। सो दैट इज हाउ दिस you can say option is correct, that is option number D. So here you can see these are the phylotypic stages. अब यहाँ पे देखो ये fish की है, that is of salamander, that is of you can say here, यहाँ पे देखो humans की भी दी गई है। तो यहाँ पे देखने को आपको बेसिकली क्या मिलेगा कि बीच में सिमिलैरिटीज जो है वो कुछ आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनकी लेटर स्टेजेस जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं एंड हायर ऑर्गेनिजम्स की जो अर्ली स्टेजेस हैं वहां पे सिमिलैरिटी, सो दैट इज हाउ दे आर द वी कैन से फाइलोटिपिक स्टेज है, वहां पे सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ मैटरनल फैक्टर्स सच एज VG1, XWNT1 एंड VEGT पैकेज्ड इनटू वेजिटल रीजन ऑफ द xenopus oocyte is। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन्ड है, कौन कौन से फैक्टर्स, VG1, WNT1 एंड यू कैन से WNT1 एंड VEGT। अब इनका रोल, अगर आपने फ्रॉग xenopus की डेवलपमेंट पढ़ी है, इनका रोल आप मेजरली पढ़ते हो, तो यहाँ पे पूछा गया है इनका रोल कहाँ पे आता है। ए ऑप्शन है इन एस्टेब्लिशिंग द फ्यूचर डॉर्सोवेंट्रल बॉडी एक्सिस, बी इज टू अलाउ द वेजिटल रीजन टू डिवाइड ड्यूरिंग क्लीवेज, C is to make the vegetal region denser so that the egg always float in its animal pole upward, D is to specify the future animal vegetal body axis। तो ये तीनों के तीनों फैक्टर्स जो होते हैं फर्दर स्पेसिफाई करते हैं डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस को। डीवी एक्सिस के लिए, डीवी डॉर्सल वेंट्रल बॉडी एक्सिस है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए बेसिकली इनका रोल आता है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपकी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग गेस्टुलेशन इन xenopus द ब्लास्टोसील। अब गेस्टुलेशन जब फ्रॉग में देखने को मिलती है तो ब्लास्टोसील के साथ क्या होता है, उसमें फर्दर क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, ये आपसे पूछा गया है। सो ये ऑप्शन है, इज इट बिकम्स द गट, क्या वो गट की फॉर्मेशन करती है, नहीं। इज इट फिल्ड विद एंडोडर्मल सेल्स एंड डिसअपियर्स, नो। सी इज डज नॉट चेंज बट डेवलप्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड आर्केंट्रॉन, कि ये चेंज नहीं होती एंड वो डायरेक्ट डेवलप हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डी इज डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल उसमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलती है एंड इट्स ओरिजिनल लोकेशन बिकम्स एन एंडोडर्म लाइंड कैविटी द आर्केंट्रॉन व्हिच इज अ प्रिकर्सर ऑफ गट, दैट इज वेरी ट्रू। अब देखो यहाँ पे क्या था ना, बिकम्स द गट, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, गट बनता तो है यहाँ पे, लेकिन कैसे बनता है, वो तो डायरेक्ट ब्लास्टोसील नहीं बनाती, वो एक कैविटी में कन्वर्ट होती है, दैट इज आर्गेंट्रॉन, एंड आर्गेंट्रॉन फर्दर गट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी जो है दैट इज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। Here you can see, अगर देखते हो आप, that is blastocele, blastocele displaced हो जाती है by the mesoderm and this is the archentron जो कि future gut की formation करेगा। So that is how the developmental proceed, you can say developmental stages proceed in xenopus. Next है, between fertilization and the first cleavage division, actin filaments pull the cytoplasm of the frog egg towards the point of sperm entry in a process called। अब ये बिगिनिंग से पूछा गया है दैट यहाँ पे एग है, उसमें जैसे ही स्पर्म आया, स्पर्म की एंट्री होती है तो एक रिएक्शन वहां पे देखने को मिलता है। रिएक्शन क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे दो साइटोप्लाज्म होते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा फर्दर एग में, ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री की एक रोटेशन आपको देखने को मिलती है। 30 डिग्री की रोटेशन जैसे ही मिलेगी तो यहाँ से एक लाइट ग्रे कलर का आप बोल सकते हो एरिया दैट इज एक्सपोज्ड। ठीक है, लाइट ग्रे कलर का एरिया जो है वो एक्सपोज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं दैट इज ग्रे क्रिसेंट। ठीक है, एंड दैट ग्रे क्रिसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ गेस्टुलेशन इन xenopus। उसके लिए ये ग्रे क्रिसेंट का एक्सपोज होना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पे नहीं होता वहां पे फर्दर डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखी जाती। नाउ यहाँ पे पूछा गया है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, रोटेशन, सो दैट इज व्हाई इसको हम कॉर्टिकल रोटेशन जो है वो हम टर्म देते हैं, दैट दिस रिएक्शन इज अ कॉर्टिकल रिएक्शन। सो ऑप्शन नंबर ए। Here you can see डायग्राम, ये जैसे ही स्पर्म एंट्री हुई, ये इनर साइटोप्लाज्म है, ये आउटर साइटोप्लाज्म जिसको हम कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। नाउ जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी यहाँ पे एक रोटेशन होगी, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से रोटेशन होगी। जैसे ही रोटेशन होगी तो यहाँ से देखिए ये डार्क कलर्ड एरिया होता है आपका, दैट इज आउटर साइटोप्लाज्म, दैट इज डार्क इन कलर, अंदर वाला होता है वो लाइट इन कलर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रोटेशन हुई तो यहाँ से एक लाइट ग्रे कलर यू कैन से और ग्रे कलर का एरिया एक्सपोज हो जाएगा, दैट इज नोन एज ग्रे क्रिसेंट एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉर्टिकल रोटेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज हाउ इज द स्पीमेन ऑर्गेनाइजर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर मेसोडर्मल सेल्स ड्यूरिंग इंडक्शन बाय द सेल्स ऑफ द वेजिटल रीजन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की अगर हम बात करें, स्पीमेन ऑर्गेनाइजर भी अब बोलते हैं क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था बेसिकली। सो ऑर्गेनाइजर का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजर के पास ही वो सारी की सारी पावर्स होती हैं कि पूरी डेवलपमेंट को इनिशिएट करे। जहां से मेजरली रोल कौन प्ले करता है, दैट इज ऑर्गेनाइजर। वही था ना ऑर्गेनाइजर, जहां से सारी आपकी मूवमेंट, गेस्टुलेशन मूवमेंट्स, फर्दर डेवलपमेंट, बॉडी एक्सिस की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही थी, वो ऑर्गेनाइजर था आपका। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस कौन कर रहा था, उसको भी इंड्यूस कर रहा था न्यूकोप सेंटर, वो सब हम पढ़ते हैं इन थ्योरी। नाउ यहाँ पे पूछा गया है कि जो अदर मेसोडर्मल सेल्स हैं उनसे आप ऑर्गेनाइजर को कैसे अलग कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ऑन व्हाट बेसिस, राइट। सो ए ऑप्शन है, दैट इज the cells of Spearman organizers become different as they pass over the dorsal lip of the blastopore during gastrulation। कैसा होता है कि ऑर्गेनाइजर जो है वो अलग से बन जाता है जैसे ही वो वहां से क्रॉस होता है, तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, दैट इज नॉट ट्रू। बी स्टेटमेंट है, बीटा कैटेनिन which has become localized to the nucleus in the nucleus center as a result of cortical rotation
turns on high levels of TGF signaling molecule nodal, and this relatively high level distinguish the adjacent cells of the Spearman organizer from the rest of mesoderm. Very true. यहाँ पे देखिए सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है. That अब देखो ऑर्गेनाइजर कौन से साइड होता है, अगर मैं थोड़ा सा एक आपको आउटलाइन बताऊं, जहां से स्पर्म की एंट्री होती है वो आपकी साइड बन जाती है वेंट्रल साइड, एंड उसके ऑपोजिट साइड जहां पे ग्रे क्रिसेंट का एरिया फॉर्म होता है दैट इज द बेसिकली डॉर्सल साइड, राइट. एंड डॉर्सल साइड में ही ग्रे क्रिसेंट है. ग्रे क्रिसेंट फर्दर आपका ऑर्गेनाइजर बनाता है, वही टर्न होता है इनटू ऑर्गेनाइजर. मतलब ऑर्गेनाइजर भी कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सल रीजन पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पे कि डॉर्सल रीजन पे एक आपका बोल सकते हो प्रोटीन या एक फैक्टर जो है उसकी एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलती है, प्रेजेंस देखने को मिलती है, एंड दैट फैक्टर इज मेजरली बीटा कैटेनिन. ठीक है, उस फैक्टर को हम बोलते हैं बीटा कैटेनिन. अब बीटा कैटेनिन जो है वो डॉर्सल साइड में यहाँ पे आपका लोकलाइज हो गया, एंड अभी मैंने बोला ऑर्गेनाइजर को जो है वो इंड्यूस कौन करता है, उसको इंड्यूस करने का काम करता है न्यूकूप सेंटर, जो कि उसके नीचे ही वेजिटल रीजन में ही वहां पे लोकेटेड होता है. ठीक है, अब न्यूकूप सेंटर जो है वो क्या करेगा, बेसिकली वहां पे सिग्नलिंग चलती है, एंड उसकी वजह से एक और आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है नोडल, वो भी रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डॉर्सल एक्सिस को स्पेसिफाई करने का काम करते हैं, एंड दैट इज हाउ ऑर्गेनाइजर जो है उसको डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेसोडर्म. सो ये सारे फैक्टर्स वहां पे सिक्रीट होते हैं. ठीक है, सो बी ऑप्शन करेक्ट है. लेट्स सी भी देख लेते हैं. ठीक है, सी है द स्पीमेन ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूकूप सेंटर which have migrated upward in the embryo. No. D है BMP4 signaling from ventral mesodermal cells towards the dorsal region specify the dorsal most cells as organizer. No, that is not incorrect. हमारी correct statement है that is option number B. So here you can see, ये देखो यहाँ पे अब सारे के सारे बीटा कैटेनिन नोडल रिलेटेड हाई है तो वो ऑर्गेनाइजर को बेसिकली स्पेसिफाई करते हैं, एंड यही हमसे पूछा गया था. तो ये देखिए स्पीमेन ऑर्गेनाइजर कहाँ पे है, ये है आपका डॉर्सल मोस्ट साइड में, एंड बीटा कैटेनिन सब के सब बीटा कैटेनिन न्यूकूप सेंटर ये सारे फैक्टर्स आप पढ़ते हो एंड सारे के सारे आपको डॉर्सल रीजन में देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है in an experiment, activin secreting beads were placed on unspecified cells from an early xenopus embryo. The activin then diffused from the beads. If the beads contained 1 nanomolar of activin, it elicited expression of XVRA gene in cells near to the beads. If the beads contained 4 nanomolar activin, the expression of XVRA was elicited in cells but only at the distance of several cells diameter away from the beads. In the latter case, the expression of goose-quiet gene was observed near the source beads. Beads with no activin did not elicit the expression of 2 genes. Following statements were made regarding the observations and the role of activin in determining cell fate. अब देखो यहाँ पे एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं कि जहां पे लो है, जहां पे मॉडरेट है एंड जहां पे हाई है, वहां पे आपको क्या जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा, वही आपसे पूछा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब 1 नैनोमोलर एक्टिविन है तो आपको क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, दैट इज XVRA जीन. तो यू कैन से मॉडरेट या लो की कैटेगरी में आप इसको फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे XVRA आपको देखने को मिल रहा है, एंड जैसे ही हाई है तो वहां पे आपको कौन देखने को मिल रहा है, दैट वाज द गूस क्वाइट. ठीक है, ये देखने को मिल रहा है. ये हमें यहाँ से पता चल गया ना हमारी जो स्टेटमेंट गिवन है. नाउ हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है. सो ए स्टेटमेंट है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन एक्टिवेट्स गूस क्वाइट वेयर एज लो कॉन्सेंट्रेशन एक्टिवेट्स XVRA. दैट इज ट्रू. ये तो देखो साफ साफ आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, देके रखा है. नेक्स्ट बी है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन हेल्प स्पेसिफाई द डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो. क्या लो कॉन्सेंट्रेशन से हमें ये स्पेसिफाई होता है? बिल्कुल नहीं. लो कॉन्सेंट्रेशन से कुछ भी यहाँ पे ऐसी स्पेसिफिकेशन हमें नहीं देखने को मिल रही थी. ठीक है, यहाँ पे देखिए बीड्स विद नो एक्टिविन डिड नॉट एलिसिट द एक्सप्रेशन ऑफ दीज 2 जीन्स, नहीं देखने को मिला. ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिविन दैट डू नॉट लीड टू एक्सप्रेशन ऑफ 2 जीन्स. अगर देखिए एक्टिविन की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है कि इन 2 जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिला, तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट होगा इट स्पेसिफाइज द सेल्स टू बिकम ब्लड वेसल्स एंड
हर्ट, दैट इज ट्रू। ठीक है, दैट इज ट्रू। अगर वहां पे ये दो चीज नहीं एक्सप्रेशन नहीं करवा पा रहे तो अल्टीमेट आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि फॉर्मेशन हो रही है ब्लड वेसल्स एंड हार्ट की। सो ए एंड सी जो है दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यू कैन से 3। सो हियर यू कैन सी, अब देखिए लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन पे किसका आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज यू कैन से XBRA एंड ब्रेचुरी, ये भी मिलता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन पे गूस क्वाइट, इसकी आपको एक्टिवेशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जीन्स का एक्सप्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिवेट। नेक्स्ट है which one of the following statements with respect to development in amphibians is correct। अब एम्फीबियंस के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपके पास गिवन है, यू हैव टू पिक द राइट वन की कौन सी आपको करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है। ए स्टेटमेंट है गेस्टुलेशन बिगिंस विद द इनवेजिनेशन ऑफ बॉटल सेल्स followed by coordinated involution of mesodermal precursors and epiboly of the prospective ectoderm। देखो यहाँ से पढ़ने से तो हमें लग रहा है बिल्कुल ठीक है, पहले क्या होता है इन्वेजिनेशन होता है ऐसे बॉटल सेल्स का। ठीक है, वहां पे ब्लास्टोपोर लिप की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है उसके बाद इनवॉल्यूशन होता है मेसोडर्मल प्रिकर्सर जो कि फर्दर मेसोडर्म बनाएंगे, एंड लास्ट में एपीबोली होती है एक्टोडर्म की, ये हमने पढ़ रखा है। सो ये हमें ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी मोस्ट एप्रोप्रिएट के लिए हम तीनों बाकी ऑप्शंस चेक करेंगे। नेक्स्ट है द ऑर्गेनाइजर इंड्यूसेस द न्यूक्लियर सेंटर, क्या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है कि न्यूक्लियर सेंटर बेसिकली इंड्यूस करता है ऑर्गेनाइजर को, ऑर्गेनाइजर तो नहीं करता। सो दैट इज रॉन्ग। नाउ सी स्टेटमेंट है द ऑर्गेनाइजर इज फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ बीटा कैटेनिन। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनाइजर की फॉर्मेशन कैसे होती है, बीटा कैटेनिन की एक्यूमुलेशन से, तो दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। नेक्स्ट हम बात करें द एब्सेंस ऑफ बीएमपी इनहिबिटर्स एक्टोडर्मल सेल्स फॉर्म न्यूरल ट्यूब, दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लास्टोपोर रीजन ऑफ एम्फीबियंस एम्ब्रियो दैट secrete BMP inhibitors and dorsalizes the surrounding tissue known as, उनको क्या बोलते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन इनहिबिटर्स एंड वो क्या कर रहे हैं जो भी सराउंडिंग टिश्यू है उनको डॉर्सल फेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपकी, दैट इज ब्रेचेट्स क्लेफ्ट, स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर, न्यूकूप सेंटर, हेंसन्स नोट। सो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज स्पीमेंस ऑर्गेनाइजर। यही वो ऑर्गेनाइजर है जो कि उसके अराउंड वाले सेल्स को बोलता है दैट आपको डॉर्सल फेट लेना है। ठीक है, एंड अलोंग विद दैट वो कुछ ऐसे इनहिबिटर सिक्रीट करता है फॉर द बीएमपी बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन केस ऑफ एम्फीबियंस द डॉर्सल लिप सेल्स एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज स्पीमैन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर। ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बताया था ऑर्गेनाइजर का रोल, उन्हीं के नाम पे हम बोलते हैं दैट इज द स्पीमैन मैनगोल्ड ऑर्गेनाइजर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजर वर मेड, क्या स्टेटमेंट्स हैं। ए स्टेटमेंट है इट इंड्यूसेस द होस्ट वेंट्रल टिश्यूज to change their fates to form a neural tube and dorsal mesodermal tissues। ठीक है, क्या ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजर होस्ट के वेंट्रल टिश्यूज को इंड्यूस करता है कि अपना फेट चेंज करिए एंड न्यूरल ट्यूब एंड डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यूज के फॉर्मेशन करिए। बी स्टेटमेंट है इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू अ सेकेंडरी एम्ब्रियो, क्या उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो क्या कर सकता है होस्ट और डोनर के टिश्यू को एक सेकेंडरी एम्ब्रियो में ऑर्गेनाइज कर सकता है। सी है इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट इनटू डॉर्सल मेसोडर्म, क्या उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफरेंशिएट। ठीक है, डी है इट हैज द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गेस्टुलेशन, बिल्कुल होती है। ई है बोथ बीटा कैटेनिन एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजर, क्या दोनों जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, नो। तो ए स्टेटमेंट और आपकी दैट इज बी स्टेटमेंट ये दोनों करेक्ट हैं आपकी। ठीक है, ए में भी आपने करेक्ट बोला है कि वो मेजरली ऑर्गेनाइजर का होता है डॉर्सल फीड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर करता क्या है, जो भी आपके आप बोल सकते हो वेंट्रल टिश्यूज हैं उनको बोलता है टू चेंज देयर फेट इनटू द डॉर्सल मेसोडर्मल टिश्यूज, राइट। एंड इसके पास एबिलिटी होती है कि गेस्टुलेशन की स्टार्टिंग करने की। सो दैट इज हाउ ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन ऑफ नॉगिन mRNA in cells that will become the future ventral side of a frog embryo mimics the effect of an organizer graft to the ventral side. This experiment demonstrates that. अब यहाँ पे क्या किया गया है, नॉगिन mRNA का हमने इंजेक्ट कर दिया कहाँ पे, जो कि फर्दर क्या बनाने थे, फ्यूचर वेंट्रल साइड बननी थी, वहां पे हमने नॉगिन का आप बोल सकते हो इंजेक्शन कर दिया। तो वहां पे हमें इससे क्या रिजल्ट जो है वो बेसिकली देखने को मिलेगा। नॉगिन इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्या नॉगिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है? नॉगिन इंड्यूस वेंट्रल फेट, नॉगिन इज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजर फेट, नॉगिन इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस अ सेकेंडरी एक्सेस। तो नॉगिन जो है दैट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू इंड्यूस अ सेकेंडरी एक्सेस। तो आप देखो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपकी ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है, कि हमने ये पता है हमें, सॉरी ये हमें पता है, ठीक है, तो अब ये पता है हमें ये ट्रू है, साथ ही वो ऑर्गेनाइजर को फेट भी प्रोवाइड करता है। एंड ये जो दो चीजें थी ये हमने नहीं पढ़ी है, नॉगिन एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है एंड वो वेंट्रल फेट नहीं करता, वो डॉर्सल फेट बेसिकली जो है उसको इंड्यूस करता है, ठीक है। सो दैट इज वाई हमारी करेक्ट ऑप्शन बन जाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉग्स डेवलपमेंट और एम्फीबियंस डेवलपमेंट, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इन केस कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड सेशन कैसा लगा वो भी जरूर कमेंट करके बताइए, एंड लाइक जरूर करिए। एंड फॉर फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपको नोट्स या फिर पीडीएफ फॉर्म में आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।